Hello everyone, very good morning, good afternoon and good evening to all of you. So आज मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसा कि आप जानते हो कि आपके सिलेबस में देखा जाए तो 26 थिंकर्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना होता है। तो उन थिंकर्स को मैं बिल्कुल इन शॉर्ट में उनकी कौन कौन सी थ्योरीज है, उनका मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए इस वीडियो में कि क्विकली आप जो है इससे इसके थ्रू रिवीजन कर सके। तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने संभव यस वी कैन अभी तक ये जो ऐप है ये डाउनलोड नहीं किया है, जाइए डाउनलोड करिए क्योंकि 26 अगस्त से आपकी जो क्लासेस है वो फिर से स्टार्ट होने वाली है। ऐप पर कंप्लीट कोर्स आने वाला है, तो बिल्कुल भी लेट ना करें। और फीस जो है मैं फीस भी बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 500 पर मंथ आपकी फीस रहने वाली है। तो बहुत कम फीस में पर मंथ के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और बहुत कम फीस में, बिल्कुल मिनिमम फीस में आपको कोर्स जो है मिल रहा है। तो बिल्कुल भी लेट नहीं करेंगे, ज्वाइन करेंगे अपने साथ, एनरोल करिए फटाफट। तो सबसे पहले हमारे थिंकर्स में देखा जाए तो आते हैं इमाइल तुर्की। इमाइल दुर्खिम की बात करें तो इन्होंने क्या क्या आखिर इनका जो है कंट्रीब्यूशन रहा है दुर्खिम को, जैसा कि हम जानते हैं कि इन्होंने सोसाइटी पर फोकस करते हुए ये चले हैं। इनकी मैथडोलॉजी क्या रही है, तो सबसे तो पहले हम देखते हैं कि मल्टी वेरिएट एनालिसिस इन्होंने किया है। विभिन्न प्रकार से इन्होंने जो है एनालिसिस करने का प्रयास किया है। इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट किए हैं, अप्रत्यक्ष प्रयोग इन्होंने किए हैं। कंपेरेटिव मेथड यानी कि तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया है। कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन लिया है, सहवर्ती भिन्नता जिसे बोलते हैं। हिस्टोरिकल कंपेरेटिव एनालिसिस किया है। ऐतिहासिक तुलनात्मक विश्लेषण, फंक्शनल एनालिसिस यानी कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण, और इंडक्टिव मेथड यानी आगमनात्मक विधि। सैक्रेड प्रोफेन डिक्टोमी की बात करते हैं। इन्होंने जब धर्म की बात की थी तो इन्होंने पवित्र और अपवित्र की जो द्वंद्व की बात की थी, धर्म के अंदर की थी। उसके साथ ही साथ में आप एक इनका कॉन्सेप्ट और देखते हो, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा। इसमें चेतना है, उत्साह है और प्रतिनिधित्व है, इन सभी चीजों की बात की है। सोशल फैक्ट, एज यू नो ऑल की सोशल फैक्ट पर इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है। जब भी इन्होंने सोशोलॉजी को डिफाइन किया तो इन्होंने सोशल फैक्ट यानी कि हम आखिर क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशोलॉजी का, तो उन्होंने कहा कि सोशल फैक्ट है। मटेरियल एंड नॉन मटेरियल जो हमारे जो सोशल फिनोमिनास को लेकर के इन्होंने अपनी ये बात रखी हुई है। सोशल करेंट यानी सामाजिक धाराएं। सोशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सामाजिक एकता, जिसमें आप देखते हो कि इन्होंने बताया है मैकेनिकल यांत्रिक एकता और यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता। इन्होंने एनोमी की बात की है। एनोमी यानी कि जब नॉर्मलेसनेस आ जाती है, जब व्यक्ति जो है समाज के जो नियम है, कानून है, पैटर्न है, उनको फॉलो नहीं करता है। सुसाइड के बारे में इन्होंने बात की है। सुसाइड की इन्होंने जो टाइप दिया है, मेनली थ्री थ्री टाइप इन्होंने दिए हैं, लेकिन फोर्थ भी यहाँ पे ऐड है जो कि फैटलिस्टिक फॉर्म में है। तो इगोइस्टिक है, अहमवादी जिसे कहते हैं, परोपकारी होता है, और एनोमिक है, और फैटलिस्टिक है यानी भाग्यवादी, आत्महत्या। एंड सोशोलॉजी करके इनकी जो है बुक है। सोसाइटी जो इन्होंने जैसे कि मैंने बताया कि सोसाइटी पर ही फोकस किया, तो हर एक चीज, चाहे वो सुसाइड हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो समाज में घटने वाली कितनी भी घटनाएं हो, वो सभी कहीं ना कहीं उन सभी के पीछे सोसाइटी ही जिम्मेदार है। ठीक है, हेवन को ग्लोरीफाइड सोसाइटी के रूप में इन्होंने बताया हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, श्रम का विभाजन। टाइप्स ऑफ सॉलिडरिटी की बात करते हैं, जिसमें मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी देखने को मिलती है, यानी कि यांत्रिक और सावयवी एकता। मॉरल डेंसिटी की बात करते हैं। सोसाइटी को इन्होंने स्वतः उत्पन्न बताया। इन्होंने कहा समाज स्वतः उत्पन्न है। सोशल कोहेशन, सामाजिक संबद्धता की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लॉ इन्होंने बताया, तो रिप्रेसिव और रेसिटेटिव लॉ बताया, यानी कि एक तो प्रतिशोधात्मक हो गया और दूसरा प्रतिबंधात्मक हो गया। और इस तरीके से उन्होंने बताया। टोटेज्म इन अरुंटा ट्राइब ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति को इन्होंने अध्ययन किया था धर्म के लिए।
ब्लेम्ड एजुकेशन एज अ कोरेसिव पासिंग डाउन ऑफ डोमिनेंट आइडियाज टू नेक्स्ट जनरेशन। ये एजुकेशन को ब्लेम करते हैं जो डोमिनेंट आइडियाज को कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो इसके लिए पूरी तरीके से शिक्षा को जिम्मेदार मानते हैं। इन्होंने सोसाइटी को सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी और सिंपल कंपाउंडेड सोसाइटीज में डिवाइड किया है। क्रिएटेड द फर्स्ट एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी। तो इन्होंने फर्स्ट एकेडमिक डिसिप्लिन जो है सोशोलॉजी के लिए क्रिएट किया इमाम दुर्खिम ने। तो ये बहुत ही बड़े थिंकर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन कौन सी बुक्स हैं इनकी ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। हालांकि मैंने यहाँ पे सारे थिंकर्स की बुक्स को मेंशन नहीं किया, सिर्फ दुर्खिम की ही बुक को ले लिया। मैं अगले वीडियो में बुक्स वगैरह देख लूंगी, अगर पॉसिबल होगा तो मैं लेकर के आऊंगी। तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इनकी 1893 में आई थी। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895। सोसाइटी इनकी आई थी 1897। कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन 1899। Judgments of Reality and Judgment of Value 1911. The Elementary Forms of Religious Life 1912. Professional Ethic and Civil Morals। उसके बाद में आते हैं हमारे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर को हम सभी जानते हैं आइडियल टाइप और वोस्टेहन मेथड के लिए, सोशल एक्शन के लिए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इन्होंने बुक लिखी। ये इनकी बुक है। रिलीजन एंड इकोनॉमी के बारे में भी बात करते हैं, और उसमें इन्होंने जो पूरे विश्व के 7 जो रिलीजन है उसके बारे में बात की। इन्होंने वैल्यू फ्री, वैल्यू न्यूट्रलिटी और वैल्यू रेलेवेंस की भी बात की। रिसर्च मैथडोलॉजी ये क्रिएट करते हैं जिसमें इन्होंने वोस्टेहन दिया रिसर्च मैथडोलॉजी के अंदर कि भाई रिसर्चर्स को किस तरीके की जो मैथडोलॉजी है उसका यूज करना चाहिए, तो वोस्टेहन मेथड दिया। एंड साथ ही साथ में इन्होंने आइडियल टाइप की भी बात की। ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने आइडियल टाइप के आधार पे ही समझा था कि किस तरीके से जो है ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए। इन्होंने सोशल एक्शन की बात की। सोशल एक्शन में इन्होंने 4 प्रकार की जो सामाजिक क्रियाएं हैं उसके बारे में बताया। आयरन केक ऑफ रेशनैलिटी, इन्होंने आयरन केक के बारे में बात की। डिसेंटमेंट की बात की। इन्होंने अथॉरिटी की बात की जिसमें रेशनल यानी कि तार्किक, लीगल, करिश्मेटिक, करिश्माई सत्ता और ट्रेडिशनल एंड पारंपरिक सत्ता की बात करते हैं वेबर। सोशल एक्शन, तो इन्होंने टिपरेट मॉडल ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण का त्रिस्तरीय सिद्धांत इन्होंने दिया था। और लाइफ स्टाइल एंड लाइफ चांसेस की इन्होंने बात की थी, जीवन शैली और जीवन अवसर। कास्ट एंड स्टेटस की ये बात करते हैं। एंड हिंदू एसेस्ट्रिज्म की इन्होंने बात की थी। हिंदू धर्म के बारे में चर्चा करने के कारण हिंदू धर्म को एक हिसाब से जब इन्होंने एनालाइज किया था तो यहाँ पर इनको विरोध भी झेलना पड़ा था हमारे भारत में। उसके बाद में आ जाते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे मेनली अगर कहा जाए तो हम इनको क्लास स्ट्रगल के लिए जानते हैं कि इन्होंने वही क्लास स्ट्रगल पे बात की थी। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें हम देखें तो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की बात की है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात की है, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। एंड फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, कम्युनिज्म सोशलिज्म की बात करते हैं। फोर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी इन्होंने बात की। रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन की बात की कि कौन कौन सी शक्तियां हैं उत्पादन की, संबंध कैसे होते हैं, जैसे इन्होंने श्रमिक और बुर्जुआ के संबंधों की बात की थी। इन्होंने सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर की भी बात की। सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, अधिसंरचना और अधोसंरचना जिसे कहते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने बात की थी। क्लास स्ट्रैटिफिकेशन, वर्ग स्तरीकरण, बुर्जुआजी की बात करते हैं, पेटी बुर्जुआजी की बात करते हैं, प्रोलिटेरिएट यानी सर्वहारा की बात करते हैं। इन्होंने क्लास इन इटसेल्फ यानी कि वर्ग चेतना के बारे में, जो क्लास कंसिस्टेंस के बारे में बताई थी, तो उन्होंने कहा क्लास इन इटसेल्फ यानी क्लास के अंदर अपनी एक चेतना होती है कि मैं इस क्लास से संबंधित हूँ, और क्लास फॉर इटसेल्फ जब हो जाता है तो मतलब पूरे पूरे वर्ग के लिए जब आप खड़े हो जाते हो कि यस, ये क्लास कंसिस्टेंस है। ठीक है, क्लास कंसिस्टेंस के अंदर इन्होंने क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ की चर्चा की थी। फॉल्स कंसिस्टेंस की बात करते हैं, और फॉल्स कंसिस्टेंस किस में आएगा, क्लास इन इटसेल्फ में, फॉर इन इटसेल्फ। ओके, इसमें फॉल्स कंसिस्टेंस आता है, और ये ट्रू कंसिस्टेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे यानी कि हम देख सकते हैं क्लास फॉर इटसेल्फ में हमें देखने को मिलता है ट्रू कंसिस्टेंस, यानी कि जिसे सच्ची चेतना कहेंगे। यही जब ये जो सच्ची चेतना आ जाएगी एक बार, तो समाज में परिवर्तन आ जाएगा। कमोडिटी क्रिटिसिज्म की ये बात करते हैं।
वस्तु अंधभक्ति जिसे कहते हैं। एलिनिएशन यानी कि अलगाव की अवधारणा इन्होंने दी है। इन्होंने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू की बात की है। इन्होंने यूज वैल्यू और एक्सचेंज वैल्यू जिसमें शामिल होता है। सरप्लस वैल्यू की बात की है। रिवोल्यूशन यानी क्रांति की बात करते हैं, और वो भी रिवोल्यूशन कैसा होगा, ब्लडिश होगा, है ना, मतलब खूनी क्रांति की बात करते हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हैं, इन शॉर्ट आप देख लीजिए। रिलीजन को इन्होंने अफीम की तरह बताया है। इन्होंने कहा धर्म जो है वो अफीम की तरह है। इन्होंने डायलेक्टिकल यानी कि द्वंदात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद की भी बात की है, ध्यान रखिएगा। द्वंदात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर की बात करते हैं। रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर महिलाओं के लिए खास। क्लास कॉन्फ्लिक्ट यानी वर्ग संघर्ष, जैसे मैंने बताया, तो इसमें इन्होंने क्लास कंसेंसस, फॉल्स कंसेंसस की बात की हुई है, आप ये देख सकते हैं। तो उसके बाद मेलनोस्की आते हैं। मेलनोस्की का क्या योगदान रहा है, और ये फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी माने जाते हैं, यानी कि मानव शास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं। फादर ऑफ फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ कल्चर, तो कल्चर का जो प्रकारात्मक सिद्धांत है उसके भी एस्टेब्लिश्ड के उसको भी एस्टेब्लिश करने का काम किया इन्होंने। तो उसके बारे में जाता है। कूलारिंग के बारे में उन्होंने बताया, फॉलोअर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी अवलोकन होता है। सहभागी अवलोकन रिसर्च करने की एक विधि है, सहभागी अवलोकन, तो उसको भी जो है मानव की लेकर के चलते हैं। एथनोग्राफी की बात करते हैं। नीड थ्योरी यानी आवश्यकता का सिद्धांत दिया इन्होंने। कल्चर से रिलेटेड साइंस, रिलीजन एंड मैजिक की बात करते हैं। ब्रिटिश स्कूल ऑफ फंक्शनलिस्ट एंथ्रोपोलॉजी से ये जुड़े हुए थे। इन्होंने किनशिप अलजेब्रा यानी कि बंधुता बीज गणित जिसे कहते हैं, याद रखिएगा, बंधुता बीज गणित की बात की है इन्होंने। ट्रोवियन आइसलैंडर्स में इनका काम किया था, इन्होंने काम किया था मेलानेशिया में। एंड फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं। प्रकारात्मक सार्वभौमिकवाद जिसे कहते हैं, सार्वभौमवाद, प्रकारात्मक सार्वभौम। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं ब्राउन। ये एथनोलॉजी से ये भी रिलेटेड है। हम जैसे कि जानते हैं कि ये भी जो है मानव शास्त्री रहे हैं। कंपेरेटिव एंथ्रोपोलॉजी से जुड़े हुए हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्म की बात करते हैं, जैसे कहते हैं कि वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना। ये आपने पढ़ा होगा, सामान्य संरचना। जो सामाजिक संरचना के बारे में बात करते हैं ना, उन्होंने कहा कि सामान्य संरचना होती है और वास्तविक संरचना होती है। सोशल मॉर्फोलॉजी शारीरिकी की बात करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि दुखीन का प्रभाव था इन पर। सोशल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। सोशल जैसे सामाजिक आकार की और सामाजिक स्वरूप शास्त्र कहते हैं, तो उसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। इन्होंने यूनोमिया और डिस्नोमिया की बात की है। यूनोमिया, डिस्नोमिया एंड यूफोरिया, ये है क्या, तो ये समाज की ये 3 स्थितियां हैं। 3 स्थितियां, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। यूनोमिया जो है वो अच्छी स्थिति है और डिस्नोमिया जो है वो खराब स्थिति है। यूनोमिया यूनोमिया ये अच्छी स्थिति है, गुड, और ये बैड है। स्ट्रक्चरल फंक्शंस के रूप में जाने जाते हैं, संरचनात्मक प्रकारवादी जिसे कहा जाता है। सोशल स्ट्रक्चर के उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने एक तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, एंड जो सामान्य संरचना और वास्तविक संरचना की बात करते हैं। इन्होंने अरेंजमेंट्स की बात करते हैं, मानव व्यवस्था के बारे में। चोक्टा ओमाहा, अंडमान आइसलैंड में इन्होंने ये चोक्टा ओमाहा जो जनजाति है उनकी बात की थी। अफ्रीकन ट्राइब्स थे ये। जोकिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं ये, जब इन्होंने नातेदारी संबंधों के बारे में बात की। परिहार और परिहास जिसे कहते हैं, नातेदारी संबंधों में परिहार व परिहास संबंध बताए हैं। नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी की बात करते हैं, नेचुरल साइंस ऑफ सोसाइटी, ओके। उसके बाद में आ जाते हैं मर्टन हमारे, जिन्होंने सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की बात की है। इन्होंने फंक्शंस
के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया है। फंक्शनलिस्ट अप्रोच को इन्होंने क्रिटिसाइज भी करने का काम किया, और फंक्शन के जो प्रकार इन्होंने बताया, इन्होंने लेटेंट फंक्शन बताया, मैनिफेस्ट मतलब प्रत्यक्ष प्रकार है, अप्रत्यक्ष प्रकार है, दुष्प्रकार है और आकार है। स्ट्रेन थ्योरी ऑफ डेविएंस, इन्होंने तनाव का सिद्धांत दिया था, तनाव का सिद्धांत। इन्होंने रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर यानी कि संदर्भ समूह व्यवहार की भी बात की थी। इन्होंने रोल सेट की बात की, स्टेटस सेट की बात की, मल्टीपल रोल की बात की, रोल मॉडल की बात की। इन्होंने क्रिटिसाइज किया फंक्शनल पोस्टुलेट को, और क्रिटिसाइज करने के बाद में इन्होंने जो है अपनी जो एक व्याख्या है, अपनी जो एक्सप्लेनेशन है वो दिया। मोड ऑफ एडेप्टेशन, अनुकूलन कैसे किया जाए, तो उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से अनुकूलन करता है। कुछ लोग जो है अनुकूलन कर ले जाते हैं, कंफर्मिस्ट होते हैं, कुछ इनोवेट करते हैं, कुछ रिचुअलिस्ट होते हैं, कुछ रिट्रीटिस्ट होते हैं, कुछ विद्रोह करने वाले लोग होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मोड ऑफ एडेप्टेशन में इतने लोगों को बताया है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। मार्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। इन्होंने मध्य अविसीमा का सिद्धांत दिया है, इन्होंने कुरोस फ्रेमवर्क के बारे में बात की है, इन्होंने एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की बात की है, यानी प्रत्याशित सामाजिकरण की, और इन्होंने कॉस्मोपॉलिटन एंड लोकल्स की बात की है। फोकस ग्रुप डिस्कशन, इन्होंने कंटेंट एनालिसिस की बात की है, अध्ययन सामग्री विश्लेषण, और स्ट्रेन थ्योरी जैसे मैंने बताया तनाव का सिद्धांत दिया इन्होंने, अमेरिकन ड्रीम के बारे में बात की है। उसके बाद में आते हैं टलकिट पार्सन, जिन्होंने AGIL मॉडल दिया है, फंक्शनल प्री रिक्वेस्टीज जिसे बोलते हैं, यानी प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं। AGIL मॉडल में एडेप्टेशन पहले है, फिर गोल अटेनमेंट है। एडेप्टेशन मतलब अनुकूलन, अनुकूलन, गोल अटेनमेंट मतलब लक्ष्य प्राप्ति, इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, लेटेंसी मतलब मैनेजमेंट करना है ना। तो ये हो गया। और संस्थाकरण की ये बात करते हैं, पैटर्न वेरिएबल्स यानी कि प्रतिमान चर की बात करते हैं। प्रतिमान चर कितने बताए हैं कि देख लीजिएगा आप लोग, मैंने बताया है बहुत बार आप लोगों को, प्रतिमान चरों की इन्होंने बात की है। वॉलंटरी थ्योरी ऑफ क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत, क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है, अगर आपने पढ़ा है मुझसे तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि किस तरीके से व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार क्रिया करता है, उसको कोई बहुत ज्यादा दबाव नहीं होता है। टाइप ऑफ मोटिव्स, जो हमारी प्रेरणाएं होती हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, तो एक तो संज्ञानात्मक होता है यानी कॉग्निटिव, कैथेटिक होता है, और इवेल्युएटिव मूल्यांकनात्मक होता है। इन्होंने थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन भी दी, समाजीकरण का सिद्धांत भी दिया। इन्होंने रोल एक्सपेक्टेशन की बात की है, प्रत्याशित भूमिका की बात की है। इन्होंने सिक रोल एंड पेशेंट रोल की भी बात की है। हमने आप लोगों से बहुत बार डिस्कस किया रोगी की भूमिका, जिसे कहते हैं रोगी की भूमिका। तो चूंकि अमेरिकन सोसाइटी से जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया किस तरीके से रोगी की भी एक भूमिका होती है। इन्होंने एकीकरण की बात की, इन्होंने होम्योस्टेसिस की बात की है, वैल्यू कंसेंसस, मूल्य सर्वसम्मति। ये मूल्य सर्वसम्मति की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मूल्य सर्वसम्मति इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन की बात करते हैं, सामाजिक संतुलन की अवधारणा इन्होंने दी हुई थी, सामाजिक संतुलन की अवधारणा। तो ये टैलकट पार्सन्स का योगदान है। उसके बाद में आते हैं लेवी स्ट्रॉस, जिन्होंने माइथोलॉजी पे काम किया। इन्होंने ब्रिकुलर्स एंड ब्रिकुलर की बात की है। सेवेज माइंड की बात करते हैं, बाइनरी अपोजिशन यानी कि इन्होंने द्विविधता की बात की है, किस तरीके से जो है शब्दों में हमें द्विविधता देखने को मिलती है। क्योंकि हम लेवी स्ट्रॉस को जानते हैं कि उन्होंने किस समय भाषाई संरचना के माध्यम से समाज की संरचना को समझने का काम किया। इन्होंने स्टैटिस्टिकल मॉडल ऑफ किनशिप दिया है, नातेदारी की एक संरचना जो है अपने अनुसार उन्होंने बताया। ये संरचनावाद की यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं, फिनोमिक्स की बात करते हैं। अलायंस थ्योरी यानी कि गठबंधन का सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है, गठबंधन का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, नातेदारी में ही। जिसमें इन्होंने 3 प्रकार बताया, एक तो एलिमेंट्री होता है, दूसरा सेमी कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इंसेस्ट टैबू की बात करते हैं, रॉ एंड कुक्ड एंड मिथ की बात करते हैं, यानी कि मिथकों की भी एक सामाजिक संरचना होती है जिसके आधार पर व्यक्ति अपना कार्य करता है। उसके बाद मीड आते हैं, मीड ने सेल्फ एंड माइंड की बात की है, प्रिमिटिव एक्ट की बात करते हैं, सेल्फ पर सबसे ज्यादा फोकस करते हुए जाते हैं। इमिटेशन स्टेज, अगर देखा जाए कि किस तरीके से बच्चा जो है डेवलप होता है सेल्फ एंड
सोसाइटी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी इनकी बुक है ना सबसे इम्पोर्टेंट, तो उसमें इन्होंने 3 स्टेजेस बताए। इन्होंने एक तो बिल्कुल प्री स्टेज बताई है, फिर प्ले स्टेज बताई है, फिर गेम स्टेज बताई है। सिग्निफिकेंट सिंबल्स की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट जेस्चर्स की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट अदर्स की इन्होंने बात की, जनरलाइज अदर की बात की, आई एंड मी का जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं के द्वारा दिया गया है, रिफ्लेक्सिव एंड रोल टेकिंग की बात ये करते हैं, प्रत्यावर्तित रोल भूमिका ग्रहण करना या भूमिका ग्रहण का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, फादर एंड फाउंडर फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, यानी कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के पिता के रूप में, फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। मीड, कार्ल मैनहाइम का नंबर आता है, तो ये सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान के समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं। इन्होंने आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया की बात की है, आइडियोलॉजी एंड यूटोपियन की बुक भी है। डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम, हिस्टोरिकल रिलेटिविज्म की बात करते हैं, ऐतिहासिक संबंधवाद, टोटल एंड पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। क्लिफोर्ड ग्रीज आते हैं, ग्रीज ने थिक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, किस तरीके से थिक डिस्क्रिप्शन। इपोक्लिज्म की बात करते हैं, रिलीजन ऑफ जावा के बारे में इन्होंने बात की है, स्टडीज इन बाली और सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड है ग्रीज। ये इंस्पायर किससे थे, तो इंस्पायर्ड बाय वेबर एंड गिलबर्ट राइट से इंस्पायर्ड थे। बाली में जो मुर्गा युद्ध कॉक फाइट हुआ था उसके बारे में इन्होंने बताया। प्रिंसेस एंड पेडलर्स की बात करते हैं, तो ये हमारे क्रेज हो गए। उसके बाद में गॉर्फिंकल आते हैं। गॉर्फिंकल जैसे कि हम जानते हैं कि एथनो मैथोडोलॉजी को लाने का काम किया था गॉर्फिंकल ने ही। ग्लॉसिंग की बात करते हैं। कल्चरल डोप ये जो कॉन्सेप्ट है ध्यान रखिएगा इन्होंने द्वारा ही दिया गया है। संवादात्मक विश्लेषण यानी कन्वर्सेशनल एनालिसिस जो है इन्होंने इनके द्वारा ही बताया। अकाउंटिंग यानी विवरण इनके द्वारा ही बताया गया। रिफ्लेक्सिविटी यानी किस तरीके से हम रिफ्लेक्सिव सोसाइटी में रहते हैं। डेक्सिकलिटी मतलब संदर्भिता, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है ना ये सभी गॉर्फिंकल के। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, सॉफ्ट फ्लोर प्रॉब्लम, सर्विस लाइंस की बात करते हैं, एटसेट्रा प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, कलर ट्रबल की बात करते हैं। उसके बाद में आते हैं अल्फ्रेड सोर्ट्स। अल्फ्रेड सोर्ट्स जो है वो फिनोमिनोलॉजी से रिलेटेड है। फिनोमिनोलॉजी एज यू नो ऑल कि ये डे टू डे लाइफ में किस तरीके से हम अपनी चेतना के आधार पर घटनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, उसके लिए ये जो अप्रोच है फिनोमिनोलॉजी अप्रोच कहलाता है। इसमें अल्फ्रेड सोर्ट्स ने स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात की है, टाइपिफिकेशन की बात की है, लाइफ वर्ड की बात की है, सोशल रेसिपी की बात की है, पैरामाउंट रियलिटी की बात करते हैं, रेसिप्रोसिटीज और पर्सपेक्टिव्स, किस तरीके से जो पर्सपेक्टिव है उनमें संबद्धता है उसकी बात करते हैं, अंतर वैश्विकता की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, प्राकृतिक अभिव्यक्ति की बात करते हैं। तो ये है अल्फ्रेड सोर्ट्स। उसके बाद में एविंग गॉफमैन आते हैं जिन्होंने ड्रामाटर्जी पर सबसे ज्यादा फोकस किया है, जिसमें इन्होंने फ्रंट स्टेज एंड बैक स्टेज की बात की है कि किस तरीके से व्यक्ति जो है अपने जीवन में बिहेव करता है। मतलब बैक स्टेज में हम अपनी भूमिका की तैयारी कर रहे होते हैं, फ्रंट स्टेज पे आकर के यानी समाज के सामने अपनी भूमिका को शो करते हैं। इन्होंने फ्रेम एनालिसिस की बात की है, इन्होंने स्टिग्मा की बात की यानी कलंक की बात की है, इन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशन यानी कि संपूर्ण संस्थान की बात की है, संपूर्ण संस्था, जिसमें इन्होंने असाइलम बताया, जेल, अस्पताल और पागल खाना हो गया, शिक्षा प्राप्त वाले करने वाले संस्थान, चाहे वो कॉलेज हो चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, वो सब कुछ वो टोटल इंस्टीट्यूशन में आता है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ बुक, तो ये तो हो गए गॉफमैन, ये इनकी बुक थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है गॉफमैन की। रिसोशलाइजेशन यानी कि पुनर्सामाजिकरण की उन्होंने बात की। रोल डिस्टेंस इनकाउंटर्स की बात करते हैं, मिस्टिफिकेशन की बात करते हैं, मास की बात करते हैं, फॉर्म्स ऑफ टॉक, डस्टबिन रूल्स एंड सेल्फ माइक्रो एनालिसिस। एडवर्ड सेड आते हैं, सेड ने ओरिएंटलिज्म की बात की है। द टाइप ऑफ वायलेंस की बात करते हैं इन्होंने, पैलेस्टाइन वायलेंस की बात इन्होंने की, ओरिएंट्स एंड ऑक्सीडेंट्स की बात की, कल्चरल इंपीरियलिज्म, सांस्कृतिक अनुभववाद और पोस्ट कॉलोनिस्ट के रूप में जानते हैं। एडवर्ड सेड ने जो है इनकी कहानी जो इस तरीके से है कि मतलब किस तरीके से जो पश्चिमी देश है उन्होंने जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं उन पर किस तरीके से अपना शासन चलाया और उनको हमेशा जो है दबा के रखा, बर्बर असभ्य बताया, जंगली बताया। तो उन सभी चीजों का विरोध करने के लिए एडवर्ड सेड सारी जो अपनी कॉन्सेप्ट है ये रखे हुए हैं। उसके बाद में पियरे बोर्दियो आते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। इन्होंने
टाइप ऑफ कैपिटल की बात की है, जिसमें सोशल कैपिटल बताया, कल्चरल कैपिटल में सिंबॉलिक कैपिटल बताया। सिंबॉलिक यानी जो प्रतीकात्मक जो संघर्ष की स्थिति है उसके बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने हैबिटस का भी सिद्धांत, आदतें किस तरीके से निर्धारित होती हैं, इन्होंने फील्ड की बात की, क्षेत्र की बात की, सोशल रिप्रोडक्शन यानी सामाजिक पुनरुत्पादन की बात करते हैं, पीरियड होती है। कल्चरल रिप्रोडक्शन सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, प्रैक्टिस, डोक्सा की इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, डिस्ट्रिक्शन की का इम्बॉडीमेंट का, रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी की, प्रतिवर्ती समाजशास्त्र की बात करते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे मिशेल फुको। मिशेल फुको का जो व्यक्तित्व और व्यक्तित्व जो था वो बिल्कुल ही अलग प्रकार का था। बायोपॉलिटिक्स के बारे में इन्होंने बात की, टाइप्स ऑफ पावर की बात करते हैं, जो हम जानते हैं कि ये पावर एंड नॉलेज का जो एक रिलेशन है उस पर खोजने पे अपना काम कर रहे थे। तो टाइप्स ऑफ पावर की बात करते हैं, डिसिप्लिन, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट की बुक भी आई थी। डिस्कोर्स एनालिसिस यानी कि विमर्श का विश्लेषण, विमर्श के बारे में भी इन्होंने बात की। विमर्श के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से जो है ये कहते हैं कि हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी विमर्श से जुड़े होते हैं। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये इनकी बुक भी है, मैं यहाँ पे मैं ऐड कर दे रही हूँ। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज इनकी बुक भी है, जिसमें इन्होंने पुरातत्व विज्ञान के बारे में बताया। एपिस्टेमा एंड जीनियोलॉजी, गवर्नमेंटैलिटी की बात करते हैं, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इनके। और पावर एंड नॉलेज के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। पनोप्टिसन की बात करते हैं, सर्विलांस सोसाइटी की बात करते हैं कि आज का जो सोसाइटी है, आधुनिक समाज है, वो सर्विलांस सोसाइटी है। द कैरेक्टर की बात करते हैं, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, सेक्सुअलिटी की बात करते हैं। उसके बाद में आते हैं हेबरमास, जो बिलोंग करते हैं फ्रैंकफर्ट स्कूल यानी क्रिटिकल स्कूल से। क्रिटिकल स्कूल जैसे कि मैंने बताया कि इसमें वो सारे थिंकर्स शामिल हैं जिन्होंने मार्क्स की आलोचना की। इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक स्फीयर की बात की है। उन्होंने आइडियल स्पीच सिचुएशन की बात की, जब इन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की बात की, किस तरीके से हम आइडियली अपनी बातों को रख सकते हैं एक पब्लिक प्लेस पर जाकर के, अगर हमें कोई बात अखर रही है, अगर कोई बात हमें परेशान कर रही है। तो इन्होंने इसलिए इन्होंने संचारात्मक क्रिया यानी कम्युनिकेशन एक्शन की बात की। कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी की बात करते हैं, और सिस्टम एंड लाइफ वर्ड के बारे में इन्होंने भी बात की है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, टाइप इन्होंने संकट, वैधता का संकट की भी बात की है, ध्यान रखिएगा, वैधता का संकट। तो इसमें इन्होंने लेजिटिमेसी, वैधता का संकट, मोटिवेशन, इकोनॉमिक रेशनैलिटी, इन सभी की बात की है। टाइप ऑफ एक्शन कौन कौन है इनके अकॉर्डिंग टू, टेलियोलॉजिकल, ड्रामाटर्जिकल एक्शन, नॉर्मेटिव एक्शन, कम्युनिकेटिव एक्शन, ये 4 एक्शन इन्होंने बताए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ रेशनैलिटी, मॉडर्निटी, जो आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, जो ये पूछा जाता है ना बार बार स्टेटमेंट, आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, ये इन्हीं के द्वारा कहा गया है, ठीक है। लेजिटिमेशन क्राइसिस, वैधता का संकट। उसके बाद में आते हैं एंथनी गिडेंस, जिन्होंने लेट मॉडर्निटी की बात की है, मतलब विलंबित आधुनिकता, विलंबित आधुनिकता। पॉपुलराइज रिस्क सोसाइटी, रिस्क सोसाइटी को पॉपुलराइज करने का, पॉपुलर करने का काम किया इन्होंने। इन्होंने मॉडर्निटी यानी आधुनिकता को एक जगरनाट की तरफ माना। मेमोरी ट्रेसेस की बात करते हैं, स्ट्रक्चरेशन थ्योरी यानी कि संरचनाकरण का सिद्धांत एंथोनी गिडेंस के द्वारा ही दिया गया है। इन्होंने डुअलिटी के बारे में, इन्होंने डुअलिटी पे फोकस किया, और डुअलिज्म को यानी जिस तरीके से समाजशास्त्र में दोहरापन मौजूद है उसको निरस्त किया, दोहरेपन को निरस्त किया। टाइम स्पेस, समय स्थान दूरीकरण की बात करते हैं, समय स्थान दूरीकरण। डिसमेंडिंग डिसेंडिंग की बात करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी यानी प्रतिवर्तीता के बारे में इन्होंने भी बात की है। थर्ड वे की बात करते हैं, थ्योरी ऑफ नेशनहुड एंड रीजनलिज्म की। 4 पार्ट्स ऑफ मॉडर्निटी इन्होंने बताया। डबल हार्मोनेटिक से ये जुड़े हुए हैं। रनवे वर्ड की बात करते हैं, नेशन स्टेट एज अ वर्ड, वर्ल्ड पावर कंटेनर्स के बारे में बात की है, गिडेंस ने, ध्यान रखेंगे। कैसल्स आते हैं, कैसल्स ने क्या क्या बताया, तो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट बताया वो नेटवर्क सोसाइटी, फिर इंफॉर्मेशनल सोसाइटी। तो ये नेटवर्क समाज हो गया, ये सूचनात्मक समाज हो गया, कलेक्टिव कंजप्शन यानी सामूहिक उपभोग की अवधारणा दी गई है इन्हीं के द्वारा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने बात की है, ICT जिसे कहेंगे, ग्लोबल डिवीजन ऑफ लेबर इनके द्वारा ही दिया गया। फोर्थ वर्ड की इन्होंने
जो है चर्चा कर डाली। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी संगठन का सिद्धांत देते हैं। टाइमलेस टाइम यानी समय विहीन समाज, समय विहीन समय, टाइमलेस टाइम। ये अगर मान लिया मैथ्स लिस्ट में आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि टाइमलेस टाइम की बात जो है कैसल ने की हुई है। स्पेस ऑफ फ्लो, प्रवाह का सिद्धांत, प्रवाह का सिद्धांत। हमने कहा आधुनिक जो समाज है वो प्रवाहमय है, तो प्रवाह का सिद्धांत जो है इन्होंने दिया है। अर्बन प्लानिंग के बारे में इन्होंने बात की है, नंगे जो प्लान है। उसके बाद में आते हैं राधा कमल मुखर्जी। इन्होंने आर्ट्स वैल्यूज की बात की। इन्होंने सोशल इकोलॉजी यानी सामाजिक पारिस्थितिकी की बात करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू सोशोलॉजी, एडल्ट एजुकेशन के बारे में इन्होंने चर्चा की। अर्बन स्टडीज यानी नगरों के से जुड़े हुए जो अध्ययन है उस पर इन्होंने फोकस किया। एग्रेरियन स्टडीज यानी कि प्रशिक्षण का अध्ययन भी इन्होंने किया हुआ है। एम.एन. श्रीनिवास आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े काम किए, बड़े स्तर पे काम किए। संस्कृताइजेशन यानी संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं, आधुनिकीकरण की बात करते हैं, पश्चिमीकरण की बात करते हैं, प्रभु जाति की बात करते हैं, कास्ट फीचर्स बताते हैं यानी कि जो जातियों की जो विशेषताएं हैं। सेकुलराइजेशन यानी धर्मनिरपेक्षीकरण, वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यानी कि भारतीय संदर्भ में इन्होंने बताया। फील्ड वर्क पर इन्होंने सबसे ज्यादा फोकस किया है। बुक व्यू को इन्होंने निरस्त किया, रिजेक्ट किया। ये प्रकार्यवादी रहे हैं, संरचनात्मक प्रकार्यवादी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संरचनात्मक प्रकार्यवादी ये रहे। फील्ड व्यू पर इन्होंने फोकस किया है। टूक इंडियन सोशोलॉजी और फॉर कल्चरल स्टडीज। और कुर्गों का इन्होंने अध्ययन किया था, कुर्ग्स का अध्ययन किया था, मैसूर की कुर्ग है। उकास का, उकालिगा वहां की जनजाति थी। वोट बैंक की इन्होंने ही बात की हुई है। रामपुरा विलेज का इन्होंने पर्टिकुलरली अध्ययन किया हुआ है। उसके बाद बी आर अम्बेडकर आते हैं, तो इन्होंने ग्रेडेड इनइक्वालिटी, असमानता जो है हमारे भारतीय समाज के अंदर, उन्होंने इस पे बात की है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो जातियों की जो दुर्दशा है उसके बारे में इन्होंने इस बुक में, ये बुक भी है इनकी, इसमें उन्होंने बताया हुआ है। महार मूवमेंट यानी कि महार आंदोलन से का जो परिचय है, तो उससे संबंधित जो चीजें हैं बताई हैं इन्होंने। विलेज स्टडीज इन्होंने किए। बियॉन्ड हिंदुइज्म, हिंदुओं पे इनके विचारधारा में देखने को मिलती है। शूद्र एंड लोअर कास्टर्स के बारे में उन्होंने बात की है। अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता के बारे में इन्होंने चर्चा की है कि किस तरीके से छुआछूत का माहौल हमारे भारतीय समाज में मौजूद था। इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटी, पॉलिटी में जो कि लगते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे बड़ा योगदान निकला है। इरावती करवे आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फोक सॉन्ग्स यानी कि जो लोकगीत हैं उनके बारे में इन्होंने बात की। फेमिनिस्ट पोएट्री की बात करती है। किनशिप फॉर्म ऑफ इंडिया, तो इन्होंने 4 जोन में जो है इंडिया को डिवाइड करके उसके बाद में किनशिप का अध्ययन किया था यानी नातेदारी का अध्ययन किया था। इन्होंने महाकाव्यों पे अपना अध्ययन किया था। इन्होंने युगांता बुक लिखी थी। इन्होंने दाय भाग और मिताक्षरा के बारे में चर्चा की। उसके बाद आते हैं जीएस गुरिया, थ्योरेटिकल प्लूरलिज्म की बात करते हैं। और इंडोलॉजिकल जो पर्सपेक्टिव है यानी कि जैसे भारत शास्त्रीय विद्या उपागम कहते हैं, भारत शास्त्रीय विद्या उपागम। जाति के बारे में इन्होंने बात की। इन्होंने रेसेस यानी प्रजाति के बारे में बात की। इन्होंने जनजाति के बारे में भी बात की है। रिलीजन, किनशिप, सिविलाइजेशन, ट्राइबल्स, बैकवर्ड, हिंदू। इन्होंने जनजातियों के बारे में कहा था कि ये जनजाति जो है पिछड़े हैं। उसके बाद आते हैं एम के गांधी, जिन्होंने स्वदेशी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बताया था कि स्वदेशी ग्रहण करो और विकास करो। स्वराज के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया कि जो बड़े अमीर लोग हैं वो किस तरीके से अपने आप को ट्रस्टी समझें गरीब लोगों का, और उनके पास में जो एक्स्ट्रा धन है वो गरीब लोगों को जरूर हेल्प के लिए दे। कॉल्ड अनटचेबल्स हरिजन, इन्होंने जो अनटचेबल्स थे, अस्पृश्य थे, उनको यानी कि दलितों को हरिजन नाम दिया था। इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में शामिल रहे। पार्टिसिपेशन इन सोशल मूवमेंट, जो जितने भी सामाजिक आंदोलन रहे उसमें गांधी जी का योगदान बहुत बड़ा रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन, जो पंचायती राज सिस्टम आया ना बाद में 73rd अमेंडमेंट के बाद, तो डिसेंट्रलाइजेशन ने विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा थी ये बेसिकली गांधी जी की ही थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था ना राम राज्य स्थापित हो, यानी कि विलेज लेवल से, यानी कि जब रूट लेवल से काम होगा तो काम हो पाएगा, अदरवाइज हमारी सोसाइटी ऐसी ही पिछड़ी रहेगी। तो जड़ों में हम विकास
की नींव नहीं डालेंगे तब तक। तो विलेज रिपब्लिक की इन्होंने बात की, स्टडीज ऑन हिंदुइज्म, इन्होंने भी हिंदू पर अपना अध्ययन किया हुआ था। तो आई होप आप लोगों को ये जो सेशन है वो पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत कम समय में और बहुत सारे थिंकर्स को मैंने यहाँ पे समेटने का प्रयास किया है आप लोगों के लिए। और जल्दी से फटाफट इसको रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपके ये थिंकर्स कम से कम के जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपको अ, ध्यान में रहे। और इसके अलावा भी मैं कोशिश करूंगी कि और अच्छा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना पाऊँ, जिससे कि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले। तो थैंक यू।